discussion about the second part of NPSC syllabus chapter 1 named as development. As you know, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि what is the basic aspect when we are talking about the word development, यानी what kind of circumstances we need to concern whether it is a development or not. यानी थोड़ा सा हमने ओवरव्यू अगर मैं रिमाइंड कराने की कोशिश करूं तो हमने कंसीडर किया था कि when we are making a comparison between the present situation and what was the situation in the past, if there is any enhance in the quality of living, enhance in the standard of living, in that case we can call that it is a development. Moving to the further regarding the development, now we are talking about, we are going to have a discussion about the point how to compare different countries or state and income and other criteria. पिछले वीडियो में हमने दे दिया था कि भाई डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने नेशनल डेवलपमेंट को कंसीडर किया था, ठीक है। और वहाँ एक जो कॉमन फैक्ट मेरे सामने निकल गया था कि व्हाटएवर द डेवलपमेंट इज देयर बट इट शुड बी फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी वो दीर्घकालीन होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो हो सकता है कि पर्टिकुलर सर्कमस्टांस में डेवलप कंसीडर करें, लेकिन इकोनॉमी के रिगार्डिंग, कंट्री के रिगार्डिंग वो डेवलपमेंट तभी होगा जब उसको प्रोलॉन्ग पीरियड में हम कंसीडर करेंगे। और हमने डिटेल में कंसीडर किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड व्हाट इज द how to make a comparison between the economic growth or economic development. Now talking about the how to compare different countries or states, पहली चीज कि जब मुझे कंपैरिजन करना होगा, whenever I need to make a comparison between the two country, in that case what kind of basis, what is the basis that I need to use when I'm going to make a comparison between the two economy or between the two country. That means I need to find the answer whether a country is developed or not developed. In that case I need to some basis to make a comparison among those countries, among those या between those two countries. So what is the basis I need to use? The first one is PCI, which stand for per capita income or average income. अब ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा कि पर कैपिटा इनकम को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो मे बी फॉर द पर्पज ऑफ कंपैरिजन इट इज ए सुटेबल बेसिस। हो सकता है कोई नहीं, आप इसके बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हो। और मेनली अगर मेरा व्यूज आप कंसीडर करो तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आप अपने इंटरनल इकोनॉमी को या डिफरेंट स्टेट्स को, अलग अलग जो राज्य हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं या अलग अलग जोन आपके पास है, उनके कंपैरिजन में पर कैपिटल इनकम को कंसीडर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना होगा व्हेन ग्लोबलाइजेशन के बाद अगर हम बात करें ओवरऑल या वर्ल्ड वाइड, मुझे कंपैरिजन करना है अमंग द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमीज वेदर दे हैव द डिजायर्ड लेवल ऑफ पर कैपिटल इनकम और नॉट। तो ये मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि पर कैपिटल इनकम बेसिस जरूर है पर ये 100% इफेक्टिव नहीं है। यानी अगर मैं बात करूं केवल पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूं कि कोई इकोनॉमी डेवलपमेंट, किसी इकोनॉमी में अच्छा है, किसी का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, तो ये एक रीजनेबल बेसिस नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन पे मुझे समझ में आ जाएगा। तो इसके साथ मुझे कुछ चीजों को और ऐड करना पड़ेगा, उनको हम डिटेल में कंसीडर करेंगे इस वीडियो में। तो पर कैपिटा इनकम को हमने कंसीडर पिछले वीडियो में भी कंसीडर किया था। पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन जो टोटल आपका जीडीपी डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, या टोटल जो नेशनल इनकम है उसको डिवाइड कर दो पॉपुलेशन। अब सिचुएशन यही है, अब पॉपुलेशन से आप एक चीज को डिवाइड करोगे, उसके बाद अगर आप कंसीडर करो ग्लोबलाइजेशन जो है या वर्ल्ड वाइड जो रिलेशन है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं कि कुछ इकोनॉमीज ऐसी हैं जहां पे थ्रू आउट 12 मंथ्स विंटर सीजन रहता है, कुछ इकोनॉमीज ऐसे हैं जहां थ्रू आउट समर सीजन रहता है। तो ये डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन ऑन द टू इकोनॉमीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो ये मुझे ध्यान रखना है, पर कैपिटा इनकम रीजनेबल बेसिस नहीं है। हाँ, मैं कंपैरिजन में इसको यूज जरूर करूंगा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम के अगर बेसिस पे बात करूं या फिर मैं कहूं जो अदर एस्पेक्ट मुझे यूज करने हैं उनमें मेनली मैं कंसीडर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, एक वर्ड आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं IMR, जो कि मैंने यहां पे लिखा है। अब पहले मुझे समझना होगा कि एक्चुअल में होता क्या है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, एक सिंपल सी बात समझते हैं कि भैया पर 1000 पे अप टू द 1 ईयर ऑफ एज, यानी अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए या किसी पर्टिकुलर कंट्री के इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट के रिगार्डिंग, तो वो ये है कि आपके पर 1000 जो चिल्ड्रन है उनमें से कितने बच्चे या कितने चिल्ड्रन सर्वाइव करते हैं अप टू द एज ऑफ 1 ईयर। सिंपल भाषा में समझते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से कंसीडर करते हैं कि पर 1000 का बेसिस आप लोगे और उस पर 1000 जो नंबर ऑफ बर्थ है उन चिल्ड्रन में से
कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं जो अप टू द एज ऑफ 1 ईयर अटेंड करते हैं, यानी मैं कहूं 1 ईयर एज क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, ठीक है, या सर्वाइव करते हैं अप टू द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000, ठीक है। तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ IMR और इनफैक्ट मॉरली रेट। नाउ मूविंग टू द अदर एस्पेक्ट दैट इज लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट का मतलब क्या है, ये इंडिकेशन करता है आपके एजुकेशन सिस्टम के बारे में। अब एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन लिटरेसी रेट का मीनिंग क्या होता है वो मैं समझ लेता हूं। इसको हिंदी में हम कंसीडर करते हैं साक्षरता दर। अब अगर इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करूं तो लिटरेसी रेट के भी डिफरेंट एस्पेक्ट है, दो वे में इसको कंसीडर किया जाता है। अगर मैं बात करूं लिटरेसी रेट इंडिया में अगर कहीं कैसे कैलकुलेट होता है, तो पहली चीज क्या होती है कि किसी व्यक्ति को लिटरेट मानने के लिए दो एस्पेक्ट मेरे पास है। जो पहला एस्पेक्ट है, भैया उसको अपना नाम लिखना आना चाहिए, ठीक है, यानी नाम लिखने का मतलब क्या है कि वो थंब इंप्रेशन वो यूज नहीं करता हो व्हेनेवर देयर इज अ सिग्नेचर रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन, that is capable, that particular person is capable to provide the signature instead of his thumb impression। ये जरूरी है कि लिटरेसी रेट का मतलब क्या, एक एस्पेक्ट क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को नाम लिखना आता है अपना, तो वो व्यक्ति लिटरेट कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा, ठीक है। दूसरा जो बेसिक हम यूज करते हैं लिटरेसी रेट के रिगार्डिंग इंडिया के रेस्पेक्ट में, वो ये है कि इफ ए पर्टिकुलर पर्सन इज कैपेबल टू रीड न्यूज़पेपर इन ए पर्टिकुलर लैंग्वेज, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदी में जरूरी है, इंग्लिश में जरूरी है, अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको लैंग्वेज के तौर पे अप्रूवल दिया है, जिनको मान्यता दे रखी है, अगर कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में न्यूज़पेपर को पढ़ने में कैपेबल है, तो उस केस में भी वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, लिटरेट। अब लिटरेसी रेट की बात करूं तो रेट का मतलब होता है जो पर 100 हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब लिटरेसी रेट का मतलब आपकी साक्षरता दर को पॉइंट आउट कर दिया, इंडिकेट कर दिया। उसके बाद बात करें नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या है, यहां पे मुझे एक एज ग्रुप कंसीडर करना है और वो है 14 इयर्स और 15 इयर्स। ये एक एज ग्रुप है जो क्या है 14 इयर्स और 15 इयर्स। इस एज ग्रुप के कितने बच्चे स्कूल को अटेंड करते हैं, क्लियर है चीज, यानी द स्टूडेंट या चिल्ड्रन हैविंग एज ग्रुप ऑफ 14 इयर्स और 15 इयर्स, how many students, how many children are there who is attending school, and that is actual meaning of net attendance rate। अब रेट की बात जब मैंने की तो यहाँ पे 100 के बेसिस पे परसेंटेज में कैलकुलेट होगा, चाहे लिटरेसी रेट हो चाहे नेट अटेंडेंस रेट हो। लेकिन जब बात करेंगे इनफैक्ट मॉडल रेट के पर 1000 कैलकुलेट होता है, तो इसके रिगार्डिंग हम रेशियो यूज करते हैं, रेट यूज नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंपेरिजन की। अगर मैं बात करूं कैसे मुझे कंपेरिजन करना है, मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूं। मैंने महाराष्ट्र, केरला और बिहार ये तीनों स्टेट लिए हैं, इनके रिगार्डिंग एग्जांपल मुझे अवेलेबल था तो इनको मैंने कंसीडर कर लिया। अगर बात करें स्टेट्स के रिगार्डिंग तो पर कैपिटा इनकम, और ये सब है आपके जो 2011-12 का सेंसस था या जो रिपोर्ट आई थी ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग। मैं ये तो नहीं कहूंगा यूएनडीपी की रिपोर्ट को भी कंसीडर करना है, लेकिन जो भी डिपार्टमेंट है सेंसस डिपार्टमेंट वो इस तरह के आंकड़े आपको प्रोवाइड करता है जब आप बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में। तो 2011-12 का जो सेंसस था उसमें जो रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल था, मैं बात करूं महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम दैट इज ₹1,07,670। Talking about Kerala, it is 88,527, and now talking about the Bihar, 28,774। वहीं इनफैक्ट मॉरलिटी की बात करूं 25 दैट इज 25 यानी पर 1025 यानी 1000 बच्चों में 25,000 क्या होते हैं अप टू द एज ऑफ 1 ईयर या बिफोर द अटेंडिंग द एज ऑफ 1 ईयर दे गॉट डाइड। इन केस ऑफ केरला बात करें दैट इज 12। ये एक इंडिकेशन है कि अगर महाराष्ट्र के रिगार्डिंग बात करूं, महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा थी, लेकिन इनफैक्ट मॉरलिटी रेट क्या है कंपेयर टू केरला क्या है, ज्यादा है। यानी ये आपकी हेल्थ फैसिलिटी जो मेडिकल फैसिलिटी उनका इंडिकेशन करता है कि केरला में केवल कितना है 12 और महाराष्ट्र में कितना है 25। तो बता सकते हैं यहाँ पे कि जो हेल्थ फैसिलिटी है कंपेयर टू महाराष्ट्र केरला में क्या है, अच्छी है। या फिर यहाँ पे बात करें बिहार में भी कंपेयर टू महाराष्ट्र क्या है, अच्छी है। लिटरेसी रेट की अगर बात करें 82%, 94%, 62%। यहाँ पे मुझे पता लग जाए कि केरला इज फार अहेड कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेसी रेट। Net attendance rate is also higher regarding Kerala compared to other state महाराष्ट्र और बिहार। तो ये एक तरीका होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट स्टेट्स का, डिफरेंट कंट्रीज का, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे मुझे एक चीज ध्यान रखनी है कि ये हमने जो अदर एस्पेक्ट कंसीडर किए इनकम के साथ साथ, तो मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है जब हम बात करते हैं किसकी, जो इंडिया है उसके नेबरिंग कंट्री की। अब ये है 2011 की जो 12 में जो HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, इसके बारे में हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे, बट इट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड दैट इज प्रेजेंटेड बाय UNDP, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है उसके तहत
ये रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। मैं इंडिया के रिगार्डिंग कंपैरिजन करूं, यहाँ पे देखूंगा मैं श्रीलंका की रिगार्डिंग बात करूं तो पर कैपिटा इनकम कितनी है 9250, और वहीं इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है दैट इज 5150। ठीक है, वहीं लिटरेसी की बात करूं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट जो रेट है एलईआर की बात करें, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की अगर मैं बात करूं, रेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा जो कहते हैं ना कि मतलब जो जीवन की संभावना कितनी है, जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ठीक है, तो ये भी अगर कंपेयर करें कि औसत जीवन कितना है किसी कंट्री में, दैट इज इंडिया के रिगार्डिंग हमने देखा था 66.4, यानी औसत आय या कहूं औसत एज वर्ष में कितनी है 66.4 इयर्स। ठीक है, उसके बाद लिटरेसी रेट की बात करें, श्रीलंका का 91.2 है, इंडिया का 62.8 है। उसके बाद बात करें एचडीआई इंडेक्स, इसको मैं बाद में कंसीडर करूंगा, फिलहाल मुझे याद रखना है कि श्रीलंका का 73 है और जो एचडीआई रैंक है किसका, इंडिया का, दैट इज 135। तो इनके कंपैरिजन के बेसिस पे मैं कह सकता हूं इंडिया के रिगार्डिंग में अगर बात करूं तो इनके नेबर्स कंट्री के साथ उनका कंपेयर करूं, नेबर्स कंट्री में श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, इनके वेरियस काइंड ऑफ डाटा मेरे पास अवेलेबल है, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ यूएनडीपी रिलेटेड टू द ईयर 2011-12। तो ये कुछ था जिसमें हमने कंसीडर किया कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, और फिर हमने बात की थी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, जहां पे हमने इनफैक्ट कोरिलेटेड की बात की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की हमने बात की, और जो नेट अटेंडेंस रेट है उसकी हमने बात की। तो इनको एक बार आप नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम फर्दर जो हैं उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, एचडीआर की, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, या फिर मैं कहूं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसके बारे में। सबसे पहले इसको अगर मैं कंसीडर करूं तो इसका जो आइडिया की हम बात करें, किसके जो जनक थे या किसके माइंड में पहली बार इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आया, तो उसके लिए जो फेमस इकोनॉमिस्ट है हम उनकी बात करते हैं, जो कि सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया में तो हम नाम लिख सकते हैं अमर्त्य सेन, और हम बात करें पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है उसके रिगार्डिंग, वहां से इकोनॉमिक्स होते थे महबूब उल हक। तो ये दो इकोनॉमिक्स थे, मानो बात तो अमर्त्य सेन और महबूब उल हक की। इन्होंने पहली बार क्या था, इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था, पहली बार उनके माइंड में आया कि ऐसा एक आइडेंटिफिकेशन है स्टैंडर्ड या बेसिक होना चाहिए जिसके बेसिस पे कंट्री की डेफिनेशन, डेवलप कंट्री या मतलब उसके जो बेसिक एस्पेक्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, या किस तरह वो इकोनॉमी सर्वाइव करती है एज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी। तो इन्होंने कंसीडर किया कि सबसे पहले इसका जो रैंक होगा उसको 0 to 1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, अब जो एचडीआई रैंक होगा वो क्या होगा, 0 to 1 के बीच में होगा, और जिसका जितना ज्यादा रैंक होगा वो कंट्री उतनी क्या होगी, डेवलप होगी, उतनी क्या होगी, हैप्पी होगी। ठीक है, तो अब इसके लिए जो स्केल ऑफ एचडीआई है उसमें बात करें, 3 स्केल है। बात करेंगे हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी जिन कंट्री का एचडीआई 0.8002 1.00 के बीच में होता है उनको हम क्या कहते हैं, कंट्री हैविंग हायर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद बात करें मिडिल, जो कंपनी मतलब मध्यस्थ है, या मतलब कहूं जो मिडिल स्टैंडर्ड पे आती है, ना कहूं जिनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो 0.5002 0.799 तक रहता है, तो उनको हम किसमें काउंट करते हैं, कंट्री हैविंग मिडिल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्री हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोज कंट्री हैविंग एचडीआई स्केल, एचडीआई रैंक 0.002 0.499, यानी जिनका इनके बीच में रहेगा हमको क्या कहेंगे, कंट्री हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब थोड़ा सा अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे कि सबसे पहले तो मुझे याद रखना होगा कि यूएनडीपी, यानी बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने 1990 में इसको एक प्रैक्टिकल आस्पेक्ट के तौर पे मान्यता दी, या इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ इसको सही तरीके से हम किसी कंट्री के इंटरनल एस्पेक्ट को कंसीडर करने के लिए एचडीआई को यूज कर सकते हैं, यानी उसकी जो कंडीशन है इकोनॉमी के तौर पे वो कैसा है उसको एचडीआई से डिफाइन किया जा सकता है। तो यूएनडीपी ने क्या किया, 99 में इसको अप्रूवल दिया, और उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट का कैलकुलेशन होने लगा। अब इसके लिए जो इंडिकेटर की बात करें या बेसिस की हम बात करें, जो एचडीआई को कैलकुलेट करने में यूएनडीपी यूज करता है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ फैसिलिटी की, यानी किसी कंट्री की हेल्थ फैसिलिटी को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हम बात करें एजुकेशन फैसिलिटी की, या थोड़ा सा मैं कहूं कि यहाँ पे लिटरेसी रेट साथ साथ नेट अटेंडेंस रेट, इनको कंसीडर किया जाता है। और थर्ड नंबर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में लिखूं तो पर कैपिटा इनकम। ठीक है,
क्योंकि पर कैपिटा इनकम कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं किसको, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इनको यहाँ पे डिटेल में कंसिडर नहीं करेंगे। यानी जो बेसिस लेता है उसमें सबसे पहले किसको कंसिडर किया जाता है, हेल्थ फैसिलिटी को, एजुकेशन या लिटरेसी या नेट अटेंडेंस रेट को, इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ किसको, पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम को हम अलग से कंसीडर कर चुके हैं, सेपरेटली इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब इनके बेसिस पे क्या होता है कि जो स्केल ऑफ एचडीआई है वो डिफाइन किया जाता है, वो रैंक दिया जाता है किसी पर्टिकुलर कंट्री को, जो ये तय करता है कि वो कहां पे फॉल करेगा, हायर इंडेक्स वाले में, मिडिल इंडेक्स वाले में या लो एचडीआई वाले में फॉल करेगा। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक यूज बाय द एचडीआई। अब यूएनडीपी के और थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में इसको कंसीडर करूं तो स्टार्टिंग में ये क्या करता था कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको सिर्फ मुझे याद रखना है कि यूएनडीपी जो था स्टार्टिंग में या इनिशियल स्टेज पे व्हाइल मेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ एचडीआई, जो बेसिक यूज करता था या जो डाटा यूज करता था वो क्या होता था, नेशनल इनकम के लिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट का मीनिंग सिर्फ इतना है कि यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट के रिगार्डिंग इसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग इन द क्लाइमेट या ग्लोबलाइजेशन के इम्प्लीमेशन के बाद अलग अलग कंट्री के अलग अलग क्या है सर्वाइवल एरिया, अलग अलग कंट्री अलग अलग तरीके से कंसीडर की जाती है, तो उन्होंने फिर किसको यूज करना शुरू किया, जीएनआई यानी ग्रोस नेशनल इनकम इसको कह सकते हैं। इसके बेसिस पे फिर एचडीआई का जो डिफाइंड फॉर्म ऑफ एचडीआई है उसको कंसीडर किया जाने लगा। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट रिगार्डिंग द एचडीआई। अब थोड़ा सा अगर मुझे ध्यान रखना हो, मैं एचडीआई को कंसीडर करने वाला हूं, या फिर मैं कहूं कि जो एचडीआर रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, उसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, इंडिया कहां स्टैंड करता है। ठीक है, तो इनको एक बार नोट डाउन करो, फिर अपन उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। जो 2016 का डाटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसी को कंसीडर कर लेते हैं। इसका जो लेटेस्ट डाटा है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बात करें यहाँ पे इंडिया का स्टेटस क्या, सबसे पहले एचडीआई की बात कर लेते हैं। तो 2016 की जो एचडीआर रिपोर्ट थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो एचडीआई इंडेक्स है वो है 0.624, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो मिडिल एचडीआई वाले कंट्रीज हैं उनमें हम इसको काउंट करते हैं, और वर्ल्ड वाइड इसका जो रैंक है वो है 131। ठीक है, अब उसके बाद करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की अगर बात करूं, दैट इज 68.3 इयर्स। इनके केस में अगर इंडिया में डिफाइन करूं, मेल का यहाँ पे 66.9 है और फीमेल का 69.9 इयर्स है। ठीक है, उसके बाद बात करें पर कैपिटा इनकम जीएनआई के बेसिस पे, तो ये डॉलर में है, और ये मैंने शायद बता दी नहीं कि जब यूएनडीपी डिफाइन करता है पर कैपिटा इनकम को, एवरेज इनकम को, तो यूएसए डॉलर में काउंट की जाती है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी में उसका वैल्यूएशन यूएनडीपी नहीं करता, जो करेंसी का मोड यूज करता है वो डॉलर है। तो दैट इज 5663 यूएसए डॉलर, वो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया की। ठीक है, इसको हम डिफाइन मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो डॉलर का रेट है फ्लक्चुएट होता रहता है। उसके बाद बात करें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का मतलब जो एक भेदभाव वाली कंडीशन करते हैं, मेल फीमेल में जो बायस होता है, मैं कहूँ जो एक गर्ल बॉयज के अंदर जो हम इनइक्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो चीजें यहाँ पे बायस करते हैं। तो ये इसका रैंक क्या है, 125 रैंक है इन दिस वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। अब इसमें अगर थोड़ा सा डिटेल में जाऊं तो जो फीमेल मेंबर है जिनका पार्लियामेंट में कंट्रीब्यूशन है वो केवल 12.2% है, और वहीं अगर मैं बात करूं फीमेल हैविंग एज 15 इयर्स और मोर देन 15 इयर्स, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन वो 26.8% है। यानी यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूं 100 में से अगर 26.8% फीमेल क्या करती हैं, काम करती हैं, लेबर फोर्स में कंट्रीब्यूशन करती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें जो टॉप 5 कंट्रीज हैं, अगर मैं ध्यान दूं तो दोज कंपनीज हैविंग हाईएस्ट इंडेक्स वर्ल्ड वाइड, उसमें सबसे पहले नॉर्वे आपका आता है जिसका 0.949 है, स्विट्जरलैंड की बात करें 0.939 है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें 0.939 है, जर्मनी की बात करें 0.926 है, और सिंगापुर की बात करें दैट इज 0.25। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो रेट की अगर बात करें, जीवन प्रत्याशा दर की हम बात करें, तो यहाँ पे सिंगापुर के कंपैरिजन में बात करें तो 83.2 इयर्स है औसत जीवन प्रत्याशा। स्विट्जरलैंड के रिगार्डिंग बात करें 83.1 है, और स्पेन के रिगार्डिंग बात करें 82.8 इयर्स। ठीक है, तो कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया का केवल 68.3 है, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर चीज। अब हमारे पास एक टॉपिक बचता है लास्ट, जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कंसीडर कर लेंगे।
Now moving to the last topic of this chapter, that is sustainable development. Now what is the meaning of sustainable development? डेवलपमेंट को हमने कंसीडर किया, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनके रिगार्डिंग हमने कंसीडर किया। लेकिन हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो वर्ड जो सस्टेन है उसको हम कंसीडर करते हैं सर्वाइवल या उसके ऊपर स्टे करना, उसको बना के रखना, ठीक है। अब आसान सा तरीका है इसको समझने का कि हमने कंसीडर किया कि डेवलपमेंट, ठीक है, और डेवलपमेंट का मतलब हम यहां पे एक वर्ड और लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। हमने कंसीडर किया था डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट गोल्स, वहां पे एक एग्जांपल लिया था, मान लो यहाँ पे आपको कोई पार्क वगैरह बनाना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है उनको हटा देते हैं, ठीक है, तो वो हो सकता है उनके लिए डेवलपमेंट हो, लेकिन जो लोग वहां पे सर्वाइवल कर रहे हैं, वहां के जो मतलब एनिमल वगैरह उनके लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास एक गाड़ी है जो मतलब 5 मोटर बाइक है जो पेट्रोल से चलती हैं, उन 5 को मॉडिफाई करके आपने किसमें कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी आपको बाइक किससे चलेगी, बिजली से। तो इस तरह से आपने क्या किया, पेट्रोल की सेविंग की, ठीक है। अब वो पेट्रोल जो पहले आपका केवल 10 डेज चलता था, अब मैक्सिमम चलेगा कितना, 15 to 20 डेज, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें, ठीक है। तो इस तरह क्या किया आपने, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है उनका एक प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन भी क्या किया, इंश्योर किया, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, अगर ये पेट्रोल कंज्यूम होता है इन बाइकों में, तो कहीं ना कहीं क्या होता, जो एनवायरमेंट है वो क्या होता, पॉल्यूटेड होता, या उसमें पॉल्यूशन क्या होता, ज्यादा होता। यहाँ पे केवल मोटर व्हीकल की बात, मतलब ट्रांसपोर्ट की बात, पूरा फैक्ट्रीज वगैरह वो कंसीडर करते हैं, उनसे जो केमिकल निकलता है वो एयर के साथ साथ, या मैं कहूं कि मैं जो वाटर है उसके भी पॉल्यूटेड करता है, उसको भी पॉल्यूटेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि जो मॉडिफिकेशन है, या मैं कहूं तो मेरा डाइवर्जन है, या जिसको मैं कहूं शिफ्टिंग है, वो डेवलपमेंट के साथ साथ हो, लेकिन उस डेवलपमेंट के साथ मुझे ध्यान रखना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ वो कहीं भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर एक डेवलपमेंट ऐसा है जिसके साथ साथ जो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो रहा है, यानी आप के पास अच्छा एयर भी है, अच्छा वाटर भी अवेलेबल है, यानी जो एनवायरमेंट है वो आपके लिए क्या है, अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-4 चीजें अगर एग्जांपल के तौर पे कंसीडर करूं तो सिंपल सी बात है, एक जगह ऐसी जहां पे आपको सैलरी थोड़ी कम है लेकिन एनवायरमेंट अच्छा है, दूसरी जगह सैलरी आपकी जस्ट डबल है लेकिन वहां पे एनवायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें मुझे ध्यान रखनी है। एक बड़ा डिस्प्यूटेड एस्पेक्ट रहता है रिगार्डिंग बात करें जो कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया है दिल्ली, तो वहां पे कई बार कहा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे कि एक डाटा अवेलेबल है जिसमें कहा था कि दीपावली के टाइम में दिल्ली में जो क्रैकर्स का टर्नओवर रहता है वो लगभग ₹800 करोड़ से ज्यादा रहता है, यानी 800 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर रहता है अगर बात करें क्रैकर्स या जो दीपावली के टाइम पे इक्विपमेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं उनके ऊपर। तो क्रैकर्स के टर्नओवर की बात की 800 करोड़ से लगभग ज्यादा रहता है वो, तो इसको अगर कंसीडर करें तो बहुत अच्छी बात है भाई, वहां पे जो क्रैकर्स इंडस्ट्री है उनमें लगातार डेवलपमेंट हो रही है, उनका जो टर्नओवर बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्रैकर्स को कंज्यूम करने से, इनको यूज करने से जो पोल्यूशन का लेवल होता है वो क्या करते हैं, कैपिटल सिटी में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, या मैं कहूं जहां पे क्रैकर्स को यूटिलाइज किया जाता है वहां पे ओवरऑल क्या होता है, पोल्यूशन का जो लेवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन इसको इफेक्ट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। तो सिंपल सी भाषा में समझें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हो लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, यानी डेवलपमेंट के साथ साथ आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी क्या करो, ध्यान में रखो। डेवलपमेंट होना चाहिए लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज को आप इस तरीके से यूज करो कि वो मैक्सिमम बेनिफिट भी आपको दे दे, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंपैक्ट ना हो, और उन्हीं रिसोर्सेज को आप क्या करें, आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रख सके, ठीक है। तो दैट्स व्हाट ऑल वी हैव इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ NTSC इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट. From next video we will moving to the next chapter. Till then, thank you so much.